हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यार आज हम जो बात करने वाले हैं वो है रूल ऑफ लॉ की, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। तो इसमें हम बात करेंगे रूल ऑफ लॉ क्या है, कैसे बना, मतलब सारी चीज़ें, डाइसीज प्रिंसिपल A to Z, मतलब सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। ठीक है, उसकी आप टेंशन मत लेना। लेकिन आपने यार ये नाम जो है ना रूल ऑफ लॉ कई बार सुना होगा। अगर आप जजमेंट्स देखते हैं हाई कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट्स की, या फिर आप न्यूज़ को फॉलो करते हैं, या फिर आप थोड़ी सी लीगल जानकारी रखते हैं, आपके ये सब्जेक्ट में है, मतलब ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। ये आपको पता होना ही चाहिए कि रूल ऑफ लॉ क्या है। अब आप इसको ग्रामेटिकली देखेंगे तो आपको लगेगा रूल ऑफ लॉ मतलब लॉ मीन्स कानून, और रूल मतलब उसका शासन या फिर उसका नियम। ठीक है, तो कानून का रूल चलना चाहिए, आपको ये ग्रामेटिकली इससे मीनिंग निकलती है, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन ये तो सिर्फ बोलने में हो गया ना, बोकिश हो गया कि भाई कानून का शासन होगा, लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा होता है, कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं, बहुत सारी चीज़ें यार इसमें। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। और हाँ, आपको अगर ये सीरीज़ अच्छी लग रही हो, या फिर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है लॉ के रिगार्डिंग, तो आप वो देख सकते हैं, और आपको काफ़ी सारे मतलब नोट्स तो मिलेंगे ही, आपको समझ में भी आ जाएगा आई होप, मुझे लगता है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी बेसिस पे, और वीडियो लाइक एंड शेयर तो आप ज़रूर करेंगे अगर आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए फटाफट से यार शुरू करते हैं। पहली स्लाइड पे चलते हैं इसके। व्हाट इज़ द मीनिंग, सबसे पहले समझते हैं यार ये रूल ऑफ लॉ होता क्या है। ठीक है, रूल ऑफ लॉ का सिंपल से मतलब है इट इज़ द आइडिया दैट एवरीवन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर टू अ कॉमन सिटीजन इज सब्जेक्ट टू द सेम लॉ। अब ये आप बिल्कुल रियलिस्टिक होके चलना। ठीक है, मतलब रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे एक सबसे कॉमन आदमी हो, या फिर हम बोले सबसे नीचे लेवल का, या फिर सबसे बिल्कुल बॉटम लेवल का, जिसे हम काम बोल सकते हैं, क्योंकि वैसे काम तो सारे सेम लेवल के हैं, लेकिन एक हायरार्की होती है हर चीज़ की। ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर से ऊपर वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट आते हैं ना, लेकिन काम कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। पर एक हायरार्की तो बनी हुई है, उसी हायरार्की के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर हो, या फिर एक कॉमन सिटीजन हो, सबसे नीचे लेबरर हो, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो सबसे बॉटम लेवल का इस देश में, इस दुनिया में काम कर रहा है, वो भी, और प्राइम मिनिस्टर भी, या फिर प्रेसिडेंट भी, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी सेम लेवल के क्या रखते हैं, वो एक कॉमन सिटीजन की तरह ही उनको सेम लॉ में नापा जाएगा, इज सब्जेक्ट टू द सेम लॉ। ये रूल ऑफ लॉ की मीनिंग है। अभी उसमें मत जाना कि भाई ऐसा तो नहीं होता, वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है, उसके क्या एक्सेप्शन है या फिर और भी चीज़ें। रूल ऑफ लॉ का सिंपल से मतलब है सभी को एक समान कानून में नापा जाएगा, तोला जाएगा। ठीक है, इट इज़ अपोजिट टू द रूल बाय अ मैन। एक आदमी के शासन का ये बिल्कुल अपोजिट है कि एक आदमी ने बोला भाई मैंने कानून बनाया ना, तो मेरे पे थोड़ी लगेगा, मैंने तुम लोगों के लिए बनाया। भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये इसी का ऑपोजिट है। वे डिसीजंस डिपेंड्स ऑन पर्सनल विल। पर्सनल विल पे यहाँ पे कुछ नहीं होगा। रूल ऑफ लॉ है, जो कानून बन गया, बनाने वालों पर भी सेम कानून लगेगा। ठीक है, इट्स अबाउट सुपरमेसी ऑफ लॉ ओवर आर्बिट्ररी पावर्स, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। ये तीनों चीज़ें इसमें कवर होती है। एक एग्जाम्पल, इफ अ मिनिस्टर कमिट्स अ क्राइम ही मस्ट फेस ट्रायल लाइक एनी ऑर्डिनरी पर्सन, नो स्पेशल ट्रीटमेंट। ठीक है ना, एक मिनिस्टर ने भी अगर क्राइम किया है और एक आम व्यक्ति ने क्राइम किया है, दोनों का सेम ट्रायल होगा, सेम सज़ा होगी, सेम चीज़ें होगी। ठीक है, फिर से इस पे मत जाना कि भाई ऐसा नहीं होता है, वो एक अलग चीज़ है, वो हम आगे जानेंगे। अभी आप रूल ऑफ लॉ की मीनिंग समझिए। ठीक है, इसके कई कई एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो जो भी अगर MP एंड MLA हैं, हाउस इज इन सेशन, हाउस उनका सेशन में है, तो आप उनको ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। आपको जो भी हाउस के, जो भी उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं या फिर चेयरमैन होते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, उनको अरेस्ट करने से पहले, उनको समन करने से पहले। तो बहुत सारे रूल्स हैं, और जजेस में ये थोड़ा सा और डिफिकल्ट है, तो वो हम समझेंगे आगे। अभी आप बस इतना समझिए। ठीक है, मीनिंग क्लियर है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सेकंड इज द टर्म रूल ऑफ लॉ। देखो सबसे पहली बात, एक एक शब्द यहाँ पे जो लिखा है 50 बार छांट के लाया हूँ। आपके ये सारे नोट्स बन सकते हैं, आप इसे चाहे एग्जाम में यूज़, मतलब किसी भी लेवल के एग्जाम में यूज़ कीजिए। अब एक छोटे लेवल का एग्जाम भी हो सकता है और एक टॉप लेवल का एग्जाम भी हो सकता है। हर जगह सेम शब्द आप यूज़ कर सकते हैं, अपना थोड़ा सा नमक मिर्च आप डाल सकते हैं। और अगर आपको ये, क्योंकि इतनी सारी स्लाइड्स हैं, तो अगर 20 नंबर का भी क्वेश्चन आता है तो शायद ये डेटा बहुत सफिशिएंट है आपके लिए, तो आप देख सकते हैं। तो इसको आप अगर अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक आप ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि यार औरों तक भी फिर ये रिकमेंड होता है। तो
अच्छा लगता है कि हाँ काफ़ी लोगों तक ये पहुँचा, ठीक है। नाउ द टर्म रूल ऑफ लॉ इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन फ्रेज ला लेगलाइट। ये एक लैटिन फ्रेज है, यहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका मतलब होता है बेसिकली अ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ एंड नॉट ऑफ मैन। कि जो सरकार होगी वो किस पर बेस्ड होगी, लॉ के प्रिंसिपल, कानून पर बेस्ड होगी, ना कि एक आदमी की इच्छा पर। एक आदमी ने जो कह दिया, जैसे किंग के टाइम पे होता था, उसने जो कह दिया वो होगा, उसका ऐसा नहीं होता है रूल ऑफ लॉ में। रूल ऑफ लॉ में प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ चलते हैं, ठीक है। एडवर्ड कोक कहते हैं, इन्होंने कहा कि इन्होंने ही ओरिजिनेट किया दिस कॉन्सेप्ट व्हेन ही सेड, जब इन्होंने क्या कहा था, बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, व्हेन ही सेड दैट द किंग मस्ट बी अंडर द गॉड एंड द लॉ। जो किंग है उसको भी दो लोगों के अधीन होना चाहिए, एक तो गॉड के और एक लॉ के। इस दोनों के ही अधीन किसको होना चाहिए, किंग को। इन्होंने उस टाइम पर ये बात कही थी और यहीं से हमने देखा कि अच्छा ये तो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। एंड दस विंडिकेटेड द सुपरमेसी ऑफ लॉ ओवर द प्रिटेंशंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव की प्रिटेंशन के ऊपर कौन रखा गया, सुपरमेसी ऑफ लॉ को रखा गया, लॉ को रखा गया, ठीक है। नाउ द एक्सप्रेशन रूल ऑफ लॉ प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द पीपल अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्शंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की आर्बिट्ररी एक्शंस के अगेंस्ट क्या आता है, रूल ऑफ लॉ आता है कि भाई देखो ये कानून बना है, ऐसे ही प्रोसीजर चलेगा, आपका कुछ और मन कर गया, आज कुछ कल कुछ, तो आप ऐसे एक्शंस नहीं ले सकते, ठीक है। नाउ रूल ऑफ लॉ पढ़ते टाइम सबसे जो इंपॉर्टेंट नाम आता है वो है एल्बर्ट वैन डाइसी, जिन्हें हम जानते हैं एवी डाइसी के नाम से। इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को क्या किया, बाद में डेवलप किया और बहुत अच्छे से रखा। इन्होंने इसे डेवलप किया ऑन दिस कॉन्सेप्ट इन द कोर्स ऑफ हिज लेक्चर एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू हिम वेन एवर देर इज़ अ डिस्क्रिशन देर इज़ अ रूम फॉर आर्बिट्रीनेस। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जहाँ पर भी आप किसी को थोड़ा सा डिस्क्रिशन दोगे ना, थोड़ी सी पावर दोगे, वहीं पर उसको मिसयूज़ करने की पावर भी ऑटोमेटिकली उसके हाथ में चली जाती है। और ये बिल्कुल सही है, जहाँ किसी के पास पावर गई वहीं मिसयूज़ करने का खतरा भी चला गया, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं, एवी डाइसी के प्रिंसिपल समझते हैं रूल ऑफ लॉ के, क्योंकि अगर आप बस इस वीडियो को चुपचाप से सुनते रहिए, देखते रहिए, आपको फिर एंड में आप अपने आप से पूछना कि आपको कितना पहले पता था और लास्ट में आप कितना पता चला है, ठीक है। तो एवी डाइसीज प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ क्या कहता है, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहला, अकॉर्डिंग टू हिम रूल ऑफ लॉ की 3 मीनिंग्स है। मतलब एक तो सिंपल सा तो ये वर्ड है कि रूल ऑफ लॉ, कानून का रूल, शासन, ठीक है, पर इसकी 3 एक्चुअल में मीनिंग्स है एवी डाइसी के अकॉर्डिंग, जो हम भी फॉलो करते हैं एज एन इंडिया, हम भी फॉलो करते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, सबसे पहले इन्होंने बोला नो मैन इज पनिशेबल और कैन लॉफुली बी मेड टू सफर इन बॉडी और गुड्स। बहुत अच्छी डेफिनेशन है, एक्सेप्ट फॉर अ डिस्टिंक्ट ब्रीच ऑफ लॉ स्टैब्लिश इन द ऑर्डिनरी लीगल मैनर बिफोर द ऑर्डिनरी कोर्ट्स ऑफ द लैंड। कोई भी व्यक्ति, उसको तब तक पनिश नहीं किया जाएगा जब, और किस रूप में, ना ही बॉडी के रूप में, ना ही उसके गुड्स, सामान के रूप में। जो आप देखते हो ना आजकल के बुलडोज़र चल जाता है, उन्होंने पहले ही कवर कर लिया था कि भाई बॉडी के ही रूप में सिर्फ सफ़र नहीं होता। अगर आपको जेल हो गई, ठीक है, वो एक पनिशमेंट है, लेकिन अगर आपके घर पे बुलडोज़र चल गया तो वो भी एक पनिशमेंट है, वो भी एक बहुत बड़ी पनिशमेंट है। तो इसमें क्या है, इन्होंने दोनों चीज़ें कवर करी, ना ही बॉडी में ना ही गुड्स में आपको किसी भी तरीके से पनिश नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट जब तक कि आपने कोई कानून ना तोड़ा हो, और वो कानून कैसे बना हो, एक लीगल प्रोसेस से बना हो जो कि आपके लीगल तरीके में फिट होता हो। मतलब स्टैब्लिश कैसे हुआ, ऑर्डिनरी लीगल मैनर में हुआ हो, और बिफोर द ऑर्डिनरी कोर्ट्स ऑफ द लैंड, आपके जो भी आपकी जहाँ भी आप रहते हैं उनकी कोर्ट्स में भी वो एक तरीके से फिट हो, उन्होंने भी उसको ओके किया हो। उस कानून में अगर आपको पनिशमेंट होती है, आपने ब्रीच किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो फिर आपको कोई भी पनिशमेंट नहीं होगी। पहला रूल ऑफ लॉ ये है। तो रूल ऑफ लॉ यहीं से स्टैब्लिश हो जाता है कि भाई बिना बात की कोई भी पनिशमेंट नहीं होगी, ये है रूल ऑफ लॉ। सेकेंड चीज़ इन्होंने बोली, इट मीन्स इक्वालिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल 14, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्ट्रेड बाय द ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स। सेकेंड चीज़ इन्होंने यही बोली है कि सभी कानून के सामने बराबर है, सबके ऊपर समान रूप से कानून लगेंगे, चाहे वो किसी भी क्लास का व्यक्ति हो, एक पर्टिकुलर एरिया में। मतलब जैसे इंडिया एज अ कंट्री है, इसमें अपने रूल्स हैं, इसके अपने कोर्ट्स हैं, तो यहाँ रहने वाले सब इक्वल माने जाएंगे। कोई भी कानून यहाँ के लिए बनेगा तो सबके ऊपर सेम लगेगा। सेकंड चीज़ जो कि आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर करता है, ठीक है। नाउ द थर्ड प्रिंसिपल, इसमें एक और चीज़ है कि एवरीवन व्हाटएवर बी इज पोजीशन राइट फ्रॉम द स्टेट मिनिस्टर टू पुलिसमैन इज गवर्न बाय द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एंड पर्सनली लाइबल फॉर एनीथिंग डन बाय हिम।
contrary to that law and is subject to the ordinary court of justice civil और criminal। चाहे सिविल हो, चाहे क्रिमिनल हो, चाहे स्टेटमैन हो, चाहे पुलिसमैन हो, सभी सेम लॉ से गवर्न होंगे। उन्होंने तोड़ा कोई भी कानून तो सेम तरीके से उसको पनिशमेंट मिलेगी और सेम तरीके से ही उनके ऊपर वो अप्लाई होगा। ठीक है, नाउ थर्ड प्रिंसिपल इनका ये है कि द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसे ज़रा ध्यान से सुनना क्योंकि ये इंडिया पे अप्लाई नहीं होता। द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द रिजल्ट ऑफ जुडिशियल डिसीजंस डिटरमाइनिंग द राइट्स ऑफ प्राइवेट पर्सन्स इन पर्टिकुलर केसेस बॉट बिफोर द कोर्ट। इसका सिंपल से मीनिंग ये है कि लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो एक रिजल्ट है जो जुडिशरी ने बार बार डिसीजन दिए हैं। मतलब जैसे देखो, ये ब्रिटेन के नागरिक थे, इन्होंने अपने देश के अकॉर्डिंग सोचा, वहाँ क्या होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है। जुडिशरी जो डिसीजन देती है उसके बेसिस पे फिर रूल बनते हैं, उसके बेसिस पे ही माने जाते हैं कि हाँ ये एक आज से कानून है। तो सबसे पहले वहाँ क्या आती है, जुडिशरी आती है। तो इन्होंने वही बोला कि जो भी जुडिशियल डिसीजंस आते जाएंगे वो ही बेसिस होगा किसका, लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, कि भाई पब्लिक के लिए अब क्या रूल्स बनेंगे। तो जुडिशियल डिसीजंस इन्होंने सबसे ऊपर रखे और कॉन्स्टिट्यूशन को उसका एक नीचे माना है। लेकिन इंडिया में बिल्कुल ऑपोजिट है। ऑपोजिट मीन्स हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम रखते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन से ही पब्लिक के राइट्स निकलते हैं, हम ऐसा मानते हैं। तो इसीलिए जो थर्ड प्रिंसिपल है वो इंडिया पे अप्लाई नहीं होता है। बाकी दो बिल्कुल एज इट इज़ बहुत ओके हैं और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से हम मानते हैं। ठीक है, तो ये है एवी डाइसी प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाता है यार, मैंने तो कई बार देखा है कि आ गया सीधा सिंपल यही क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन एवी डाइसीज प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। 10 नंबर का, 12 नंबर का, 15 अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग है, लेकिन ये क्वेश्चन आता है। सेम ये 3 चीज़ें चिपका देना, इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना क्योंकि ये तो एज इट इज़ वर्ड है जो इन्होंने कहे थे, अपने लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा समझा देना। और बाकी स्लाइड्स में से बहुत डेटा आपको मिल रहा है तो वो सब आप लगा सकते हैं। ठीक है, आपका बिल्कुल एक बढ़िया आंसर बन जाएगा। नाउ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। बेसिक प्रिंसिपल इसमें क्या क्या आते हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहला, लॉ इज़ सुप्रीम एंड अबव एवरीथिंग एंड एवरीवन, नोबडी इज़ अबव लॉ। बहुत अच्छा है कि रूल ऑफ लॉ यही कहता है कि नोबडी इज़ अबव लॉ। सेकेंड चीज़ ये कहता है कि ऑल थिंग्स शुड बी डन अकॉर्डिंग टू लॉ होनी चाहिए, ना ही किसी की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए, सिर्फ लॉ का ही शासन चलेगा। तीसरा ये कवर करता है कि नो पर्सन शुड बी मेड टू सफ़र एक्सेप्ट फॉर अ डिस्टिंक्ट ब्रीच ऑफ लॉ। जब तक कानून नहीं तोड़ा तब तक उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, एंड एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर्स बीइंग हॉट एंड सोल ऑफ द रूल ऑफ लॉ। आर्बिट्ररी पावर्स बिल्कुल यहाँ एब्सेंट होनी चाहिए, आर्बिट्ररी पावर्स की कोई जगह नहीं है। नेक्स्ट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है ना, तो ये दोनों ही चीज़ें किस में आती है, रूल ऑफ लॉ का पार्ट है। नाउ डिस्क्रिशन शुड बी एक्सरसाइज विद इन रीजनेबल लिमिट सेट बाय लॉ। डिस्क्रिशन भी एक्सरसाइज होनी चाहिए बट विद इन रीजनेबल लिमिट्स एंड एडिक्वेट सेफ गार्ड अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव अब्यूज़। अगर एग्जीक्यूटिव अपनी पावर को अब्यूज़ करता है तो सेफ गार्ड क्या होंगे पब्लिक के पास, वो कौन बताता है, वो भी रूल ऑफ लॉ का एक प्रिंसिपल है। इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी ज़रूर होनी चाहिए, वरना सज़ा कौन देगा भाई इन लोगों को। कानून भी खुद ही बना रहे हैं, उसको अप्लाई भी अपने ही एडमिनिस्ट्रेशन से करवा रहे हैं, लेकिन सज़ा कौन देगा, जब पुलिस उनकी, डिपार्टमेंट उनका, ऑफिसर्स उनके, जुडिशरी तो कम से कम इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, तभी तो सज़ा मिलेगी, तभी तो कुछ एक इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस होगा या फिर पता चलेगा कि कौन सही कौन गलत। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नाउ स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, जल्दी से जल्दी होना चाहिए। एंड ये सारे क्या थे, बेसिक प्रिंसिपल्स थे। अब आ जाते हैं रूल ऑफ लॉ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या लिंक है। 2-3 आर्टिकल्स है, ये आपको पता भी होगा और आपको पता होना भी चाहिए कि इन इंडिया द रूल ऑफ लॉ कहाँ कहाँ एम्बेडेड है। आर्टिकल 14 में, जिसकी हम बात कर चुके हैं, आर्टिकल 21 में जो कि कहता है नो डिप्राइवेशन ऑफ लाइफ और लिबर्टी एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। लॉ ने जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश किया है उसी में ही लाइफ और लिबर्टी आप किसी की छीन सकते हैं, उसके अलावा बिल्कुल नहीं। प्रियम्बल जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी की बात करता है तो वहाँ भी रूल ऑफ लॉ आता है। एंड सुप्रीम कोर्ट तो बार बार कह ही चुका है कि रूल ऑफ लॉ क्या है, इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मीनिंग पार्लियामेंट उसको ले ही नहीं सकता कि आप रूल ऑफ लॉ हटा दो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है। और सच में बेसिक स्ट्रक्चर जो बनाया है ना, ये बहुत तगड़ी चीज़ बनाई है। किसके अगेंस्ट, पार्लियामेंट और फिर ये जो पॉलिटिशियंस हैं इनके अगेंस्ट, वरना ये बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत ज़्यादा इधर से उधर कर देते हैं। लेकिन जो ये बेसिक स्ट्रक्चर बन गया है, अब ये बेसिक स्ट्रक्चर में मतलब कुछ कर ही नहीं सकते, और वो क्या है, जुडिशरी के हाथ में है कि हम बताएंगे भाई बेसिक स्ट्रक्चर कौन है, तुम नहीं बताओगे। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें हम आगे चलते हैं। लैंडमार्क केसेस जान लो, 3 केस, वैसे तो बहुत सारे केसेस रूल ऑफ लॉ आप डेली बेसिस पे देखोगे, लेकिन 3 तो आपको मेंशन करने ही है एटलीस्ट। केशवानंदा भारती केस
हर जगह मेंशन होता है यार कॉन्स्टिट्यूशन में। ये क्या कहता है देखो, रूल ऑफ लॉ हेल्ड टू बी अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यही बोला गया। इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण, बहुत अच्छा केस है। शायद आपको, अगर आपको इन तीनों केस में से किसी को भी डिटेल में जानना है तो आप कमेंट में बताना, मैं पूरी डिटेल वीडियो उसके लिए ले आऊँगा। इसमें बोला गया था कि चाहे इमरजेंसी क्यों ना लग जाए फिर भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को ओवरराइड नहीं कर सकते हो। इवन एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट टेक अवे रूल ऑफ लॉ। आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके भी रूल ऑफ लॉ को उससे छीन नहीं सकते। एंड मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 78 का केस है। इसमें आर्टिकल 21 को एक्सपेंड किया था। एंड लॉ मस्ट बी फेयर, जो लॉ है फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। आपने तो बोल दिया रूल ऑफ लॉ है, लेकिन आपने लॉ ही ऐसा बना दिया जो कि बिल्कुल ही अगेंस्ट है, तो ऐसा नहीं चलेगा। लॉ भी फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। तो ये 3 इसमें केसेस हैं, ठीक है। और आपके लिए लास्ट में एक क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन अ केस वेयर पावरफुल पर्सन एस्केप द लॉ? शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट, ठीक है। कि आपने कभी देखा है कि रूल ऑफ लॉ तो हम चिल्ला रहे हैं, लेकिन कोई पावरफुल पर्सन उसने रूल ऑफ लॉ को एस्केप कर दिया हो? क्या आपने कोई ऐसा केस देखा है? वो अगर आपने देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। उसके ऊपर हम जानेंगे, पता करेंगे क्या है वो केसेस और आपको कितनी इन्फॉर्मेशन है डे टू डे बेसिस की। तो ये आपके लिए टास्क है, क्वेश्चन है। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। ये था रूल ऑफ लॉ पे सारी चीज़ें। आपका कुछ मिस हो गया हो, कुछ आपको और जानना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।